हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जेपी श्रीवास्तव इस स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी। और अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें, अगर आप जैसा कि आप जानते हैं, अगर बात करें बायोडायवर्सिटी की, तो ये जो चैप्टर है वो नीट के लिहाज से, अगर आपकी बात मैं करूं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको आप और हम जानते हैं किसके नाम से, नीट के नाम से। तो नीट में इस टॉपिक का बहुत दबदबा है, बहुत प्यारा टॉपिक है नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। और क्लास 11th में बहुत बढ़िया इस चैप्टर को एकदम दर्शाया गया है, और क्लास 9th में भी आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इससे पहले भी। क्लास 9th में इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बहुत जरा सा थोड़ा सा बता दिया है इसके बारे में, लेकिन इसको डिटेल्ड में एकदम ब्रॉड तरीके से बताने का काम क्लास 11th में किया गया है। एनसीईआरटी किताबें जब आप देखते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं, बहुत प्यारे तरीके से एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को सिखाया है। और अगर हम देखें कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक से नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहेंगे साहब की 8 से 10 क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम में इससे करीब करीब आते हैं। चाहे वो किंगडम मोनेरा से पूछे, चाहे प्रोटिस्टा से पूछे, चाहे फंगस से पूछे, चाहे प्लांटी से पूछे, चाहे एनिमिलिया से पूछे। अब चूंकि मैंने आपको इतने ढेर सारे नाम बता दिए, बच्चों को लगता होगा अरे अरे ये क्या बताने लगे अचानक से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, हेनवा तेनवा। नहीं, खैर अभी नामों को सुन के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए, अभी तो बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें, बायोडायवर्सिटी की, तो आप बताएंगे कि इस टॉपिक को, अभी तो नीट फिलहाल आप जाने दीजिए, अभी केवल इस टॉपिक को हम फोकस करते हैं। पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर देखते हैं नीट में कैसे सवाल आते हैं। पहले टॉपिक को समझते हैं पूरे मन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ पहले टॉपिक को समझते हैं। आप बताएंगे कि जब बायोडायवर्सिटी की बात होती है तो हमने अक्सर ये देखा है कि बायोस मीन्स ही हो गया क्या, लाइफ। और डायवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डायवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता मतलब होता है वेरिएशंस। क्या होता है, वेरिएशंस। यानी लाइफ में वेरिएशंस, अगर हम अपनी इस दुनिया में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, समाज में देखें, तो क्या हमको एक ही टाइप के प्लांट दिखाई देते हैं या फिर एक ही टाइप के एनिमल्स दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी चारों तरफ देखें, प्लांट्स को देखें, तो आपको आम, नीम, कटहल, बबूल, बरगद सब एक जैसे नहीं दिखाई देते। सबकी अलग अलग खासियत है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, और अपनी क्वालिटी के बेसिस पे, अपनी हैबिटेट के बेसिस पे, यानी जो उनमें गुणवत्ता है उसके आधार पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग चीज़ों में ये यूज़ किए जाते हैं। हम अलग अलग टाइप में अलग अलग प्लांट्स को यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि धनिया का प्लांट अगर है उसकी अलग क्वालिटी है, मिर्ची की अलग क्वालिटी है, और टमाटर, अब टमाटर की क्या बात करें, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी इस समय लोगों को नज़र आ गई है। टमाटर अगर आप घर पे लेके जा रहे हैं, मतलब रईस आदमी हो गए आजकल के डेट में ये हाल हो रखा है। तो एक बात समझ में आ गई कि जितने प्लांट्स हैं सबकी अलग क्वालिटी है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स की कीमत है, वो अपने फूलों के लिए जाने जाते हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, इन सबके फूलों की कीमत है, ये ऐसे प्लांट हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्रूट्स की कीमत है, आम है, अनार है, अमरूद है, इनके फ्रूट्स की कीमत है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी लकड़ियों की कीमत है, आपने देखा होगा, साखू, सागौन, लिप्टस, सफेदा जिसको गांव में आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उनकी लकड़ियों की कीमत है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पत्तों की कीमत है, देखा होगा, सोआ, मेथी, बथुआ, चौराई, पालक, इनके पत्तों की कीमत है। यानी कुल मिलाकर ये समझ में आया
कि प्लांट में भी बहुत ढेर सारी वैरायटीज हैं, एनिमल में भी बहुत ढेर सारी वैरायटीज हैं। जब आप एनिमल्स को देखते हो तो क्या आपको सारे एनिमल्स एक जैसे लगते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, सबका थोबड़ा क्या एक जैसा लगता है? सबकी शक्लें क्या मिलती जुलती हैं? नहीं। बचपन में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, कुत्ता भाऊ बोल रहा है, बिल्ली म्याऊ बोल रही है, सुअर कुछ और बोल रहा है। मतलब उनमें भी आपस में क्या है? वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो बायोडायवर्सिटी का मीनिंग ही यही निकला कि लाइफ में क्या आ जाए? वेरिएशन। लाइफ में क्या आ जाए? वेरिएशन। यही क्या कहलाएगा? बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। अब आप बताएंगे कि सबसे पहली बार, अच्छा एक और खास बात है, जब बहुत ज्यादा वैरायटीज हो गई हमारे यहां, तो अगर हम बात करें केवल आम की, मैंगो की, उसी कितनी वैरायटीज पाई जाती है। आप देखेंगे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, बहुत ढेर सारी वैरायटीज की आम हैं। तो आप बताएंगे कि जब इतनी ढेर सारी वैरायटीज की आम हैं, इतनी ढेर सारी वैरायटीज की चावल हैं, कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। भारत में देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन ही वेरिएशन है। आप अगर कश्मीर में देखें, वहां के इंडियंस का अलग कल्चर है, अलग खाने पीने का तरीका है, और वही अगर तमिलनाडु में देखें अलग दिखाई पड़ेगा। क्यों? ज्योग्राफी अलग है दोनों की। अगर आप देखें, मैं बात करूं कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप मैं हल्का एक रफली ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसे आपने देखा, ऐसे आपने देखा, तो आपको पता है कि इंडिया में इस एरिया में क्या पाए जा रहे हैं? माउंटेन्स। इस एरिया में माउंटेन्स पाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और जाहिर सी बात है जब माउंटेन्स पाए जा रहे हैं, पहाड़ पाए जा रहे हैं, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, तो यहां ऐसे प्लांट उगेंगे जिनकी पत्तियां बहुत चौड़ी नहीं होंगी, ताकि वो यहाँ की सर्दियों को बर्दाश्त कर लें। ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे देखने में। और उसी तरीके के लोगों का खान पान और पहनावा भी होगा। लोग सर्दियों वाले कपड़े पहनेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन अगर यहां पर देखें तमिलनाडु में, ये एरिया तमिलनाडु का ये एरिया, यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। राजस्थान में देखेंगे डिजर्ट एरिया है, रेत बहुत ज्यादा है, वहां का अलग कल्चर है, अलग हिसाब है। और यहां पर देखेंगे गुजरात, यहां का पूरा मामला अलग है, पंजाबियों का अलग है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत प्यारी बात उसमें बताई है नेहरू जी ने। तो एक बात यहां पे समझ में आई कि वेरिएशन, लोगों में इतना वेरिएशन है, केवल इंसानों में इतना वेरिएशन है। आप देखिए कि आपको अमेरिका का इंसान और इंडिया का इंसान क्या एक जैसा लगता है? नहीं, दोनों की शक्लें अलग दिखाई पड़ती हैं, शकल सूरत अलग है, कदकाठी अलग है, बोलने चालने रहने सहने का ढंग अलग है। यानी इंसानों में इतनी वेरिएशन है, जानवरों में इतनी वेरिएशन है, प्लांट्स में इतनी वेराइटीज है, और इतनी सारी वेराइटीज की स्टडी, ध्यान सुनिएगा, इतनी ढेर सारी वेराइटीज की स्टडी एक साथ कर पाना क्या है? बहुत कठिन काम है। अगर सीधे लफ्जों में कहूं तो इम्पॉसिबल है। और कोई भी चीज अगर कठिन है और उसको आसान बनाना है तो उसको क्या कर देना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। चीजों को आसान करने के लिए उसको बांट देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अंग्रेज यहां पे आए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अंग्रेज यहां पे आए और जब उन्होंने देखा कि यार अब तो शासन करने में दिक्कत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, उन्होंने एक स्लोगन दिया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो आप देखेंगे कि यहां पर चूंकि स्टडी को क्या करना है? आसान। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आखिर इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों, बंटवारे की जरूरत पड़ी क्यों? तो स्टडी को आसान बनाने के लिए, बंटवारा किया गया। और सबसे पहला जो बंटवारा आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहला बंटवारा वो किया है कैरोलस लीनियस ने। ये शख्स, ये इंसान, काफी महान हस्ती हैं कैरोलस लीनियस। यहां तो वैसे झबरे बार बार बिखेरे हैं, नहीं थोड़ा सा वहां का कल्चर हो सकता है होगा, अपने यहाँ इंडिया में लोग हाँ थोड़ा दूसरे स्टाइल में रहते हैं। तो एक चीज यहां पर देखेंगे, कैरोलस लीनियस सबसे पहली बार जो
अगर कहा जाए डिवाइडेशन करने का, बंटवारा करने का, या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बंटवारा या डिवाइड नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे? क्लासिफाई करने का। तो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासिफाई करने की शुरुआत किस जनाब ने की? इन्होंने किया है, कैरोलस लीनियस ने। इनके बारे में थोड़ा कुछ यहां लिखा हुआ है, इनकी हिस्ट्री। हालांकि वो आप एक जनरल नॉलेज की तरह समझ सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एक चीज़ ये देखा कि एक कैरोलस लीनियस हैं, और कैरोलस लीनियस ने पहली दफ़ा ये बताया कि अगर ऑर्गेनिज्म को आपको पढ़ना है या ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो उसको क्या करिए? सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? डिवाइड करिए। इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बनी प्लांट वाली, एक कैटेगरी किसकी बनी? प्लांट वाली। और दूसरी कैटेगरी किसकी बनी? एनिमल वाली। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को, जिनके अंदर लाइफ थी, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई भी जिंदा है, कोई भी क्या है? जिंदा है, हैव अ लाइफ, तो या तो वो प्लांट होगा या फिर वो एनिमल्स होगा। सीधी बात करता है बंदा कि अगर किसी में भी लाइफ है तो या तो प्लांट की कैटेगरी में गिना जाएगा और या फिर किसी कैटेगरी में गिना जाएगा, वो एनिमल्स की कैटेगरी में गिना जाएगा। बहुत शानदार बात बताई। और साथ ही साथ इस बात का जिक्र, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, इन्होंने इस बात का जिक्र, इस बात के बारे में अपनी एक किताब में बताया हुआ है। जिनकी किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरा, इनकी बुक है। उसमें जिक्र करते हैं इस क्लासिफिकेशन का। तो मैंने आपको यह बताया कि सबसे पहली बार कैरोलस लीनियस ने क्या किया? बंटवारा कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और एक चीज अपने आप दिमाग में हमेशा बैठाए रहिएगा कि कोई काम इंसान तभी करता है जब उसकी जरूरत होती है। जरूरत थी स्टडी को आसान करने की, तो शुरुआत किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। और बंटवारा कर दिया, प्लांट की स्टडी अलग कर दिया, एनिमल की स्टडी अलग कर दिया, और इन बातों का जिक्र अपनी एक किताब में कर दिया। और उसके बाद ये कहा इन्होंने, इतना सब कुछ करने के बाद एक बात और बताई। क्या बताई? बहुत प्यारी बात। कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंडिया में खोजा गया हो, चाहे अमेरिका में, चाहे रशिया में, कहीं भी, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके दो नाम होंगे जनाब। कितने नाम होंगे? दो नाम होंगे। जैसे हमारे आपके यहाँ भी दो नाम हो सकते हैं। हो सकता है किसी का नाम रोहित गुप्ता हो, किसी का नाम राहुल शर्मा हो, कोई अपने आप को कहता है कि हम शौर्य राजपूत हैं। तो ऐसे में क्या है? पहला तो वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा ये नाम है पर्सनल, राहुल नाम है मेरा पर्सनल, वो अपना नाम बता रहा है। और दूसरे में अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने वंश को, कि कहां से बिलोंग करते हैं हम, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं, क्या हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में आज सबसे बड़ा कोड यही हो रखा है, जातिवाद। खैर वो सब बातें अलग हैं। तो आप एक लाइन में ये बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको कितने नाम दिए गए हैं? दो। पहला नाम किसका है? पहला नाम उसके जीनस का है जनाब, इस बात को याद रखिएगा। पहला नाम किसका है? उसके जीनस का। यहां बताया गया है, आप देखिए, लिखा है लिनियस सेज एवरी ऑर्गेनिज्म नेम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। अंडरलाइन करिए इसको। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके नाम के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा जो है वो जेनेरिक कंपोनेंट है, यानी उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नाम किसको करता है रिप्रेजेंट? उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट को करता है। यानी पहला नाम उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नाम उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए, यहां कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहां पे पैंथेरा टाइग्रिस, लिखा है पैंथेरा टाइग्रिस। तो जो पैंथेरा है वो इसके जीनस को बताता है, पैंथेरा इसके जीनस को बताता है, और टाइग्रिस जो है वो किसको बताता है? इसकी स्पीशीज को बताता है। अगला नाम आप देखेंगे कहीं पे, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा किसको बताता है? जीनस को, जीनस को। और इंडिका क्या है? उसकी स्पीशीज है।
अगर मान लीजिए कहीं गेहूं के बारे में लिखा है, हालांकि इस पे तो नहीं लिखा होगा, कहीं गेहूं के बारे में लिखा है तो उसको कहेंगे ट्रिटिकम वल्गैरी, ये गेहूं का है। इसी तरह मान लीजिए कहीं छोटे बच्चे जाते हैं तो मकोई देखा होगा गांव में, मकोई छोटी छोटी होती है, बच्चे बहुत खाते हैं, उसको कहते हैं सोलेनम नाइग्रम। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ क्या रखा गया, नाम रखा गया। नेमिंग करने की शुरुआत हुई जनाब, नाम रखने की। और नाम क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान है। हमारा आपका भी नामकरण हुआ होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे, अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। हालांकि तो वैसे बहुत नाम घर वाले किसी भी नाम से बुला देते हैं प्यार से, गोलू, टिंकू, पिंकू, टिल्लू, कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन एक नाम हमारा आपका क्या रखा जाता है, ऑफिशियल नेम, एकदम ऑफिशियल नाम। स्कूल वाले लेके जाते हैं, स्कूल में बहुत सोच समझ के लिखवाते हैं कि हाँ कल को कोई लड़के को चिढ़ाया उढ़ाए ना तो बड़ा सोच समझ के उसका नाम रखते हैं एकदम। और उनको ये भी पता है कि अगर एक बार स्कूल में लिख गया या मार्कशीट में आ गया, आधार कार्ड में आ गया, तो ये नहीं कल से भैया दूसरा नाम रख लेंगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सोच समझ के माता पिता नाम रखते हैं बच्चे का, यानी उसका नामकरण हो गया। अब समाज में उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, और जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएगा या आधार कार्ड बनवाने जाएगा तो एक उससे भी ज्यादा पर्सनल आइडेंटिटी दे दी गई है, वो आधार कार्ड का नंबर। हो सकता है राहुल गुप्ता बहुत लोग का नाम हो, लेकिन अगर कोई कह दे कि आधार कार्ड का नंबर एक जैसा कई लोगों को मिला है तो ये पॉसिबल नहीं है। या बोर्ड में रोल नंबर, राहुल गुप्ता नाम के 4 लड़के हैं तो चारों को एक ही रोल नंबर दे दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, ये इस बात को समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, पहले वो समझिए। समझाने वाली बात ये है कि इस दुनिया में जो भी सरवाइव कर रहा है उसकी एक स्पेशल पहचान होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, एक स्पेशल पहचान। और इस स्पेशल पहचान के लिए उसको नाम देना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नाम देने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं नेमिंग करना। तो 2 बातें लिनियस साहब ने बताई। सबसे पहले तो लिनियस कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, पहला उसके जीनस वाला जेनरिक और दूसरा उसके स्पीशीज वाला। और उनका यही व्यू, यही थ्योरी कहलाती है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाती है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति का मतलब है कि एक नाम का एक हिस्सा उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और नाम का दूसरा हिस्सा उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतनी बात हम लोगों ने सीख लिया कि पहली बात तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसकी देन है, कैरोलस लिनियस की, पहली बात सीखी। और दूसरी बात इनके बारे में एक ठो और बहुत फेमस है, चूंकि सबसे पहला क्लासिफिकेशन, सबसे पहला डिवाइड करने की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने ही की थी। तो अगर आप कहेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बंटवारे के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्सोनॉमी शब्द क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और जब बात टैक्सोनॉमी की होगी तो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन चूंकि कैरोलस लिनियस ने किया गया था, इसीलिए कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है, कैरोलस लिनियस। सवाल आया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में, जरा इसको देखे रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और समझ में आई कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। अब क्या किया, कैरोलस लिनियस ने ये कह दिया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी एक स्पेशल पहचान है और जिसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है। और साथ ही साथ एक बात और बताई कि अब जितने भी ऑर्गेनिज्म नए ढूंढे जाएंगे, ऐसा तो नहीं सारे ऑर्गेनिज्म को हमने ढूंढ लिया है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अजीबोगरीब है। और कभी आप
न्यू कंट्रीज में जाइए, नए कंट्रीज में जाइए, जंगलों में जाइए, आपको ऐसे जानवर दिखेंगे, ऐसे प्लांट दिखेंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो आप बताएंगे कि कैरोलस लिनियस ने कहा कि अगर कोई भविष्य में नया प्लांट या एनिमल ढूंढा जाएगा तो उसके नामकरण करने के लिए, उसका नाम रखने के लिए 2 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? 2 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। मान लीजिए कि आपको किसी प्लांट का नाम रखना है, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट बनेगा उसका नाम रहेगा ICBN। उसका नाम क्या हुआ? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इससे भी सवाल आया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। और एक खास बात यह है कि अगर आपने ये जान लिया कि सवाल पूछ कैसे रहा है, क्या आइडियोलॉजी है पेपर बनाने वाले की, या पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत प्यार से अटेम्प्ट करोगे। असली मजा तभी आएगा। लेकिन आप गए ऐसे बिना तैयारी के, बिना कोई स्ट्रेटजी के पहुंचे, वहां पेपर नहीं आ रहा है, काफी हाय हुल्ला मचा दिया, अरे बहुत टफ आया, अरे बहुत टफ आया। अरे टफ तो लगेगा ही, बिना पढ़े अगर चले गए हो तो। छोटे बच्चे को अभी ABCD बिना सिखाए पूछो उससे एक बार पढ़ा के, तो वो तो उसको भी टफ लगेगा। तो आप बताएंगे कि यहां पे नेमिंग करने के लिए, प्लांट की नेमिंग करने के लिए ICBN बनाया गया, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर एनिमल की स्टडी करना हो, एनिमल का नेमिंग करना हो, तो उसके लिए बनाया गया ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये 2 इंस्टीट्यूट बना दिए गए। ये एनिमल के लिए बनाया गया कि अगर एनिमल का नाम रखा जाएगा तब आप करिएगा। तो 2 इंस्टीट्यूट बन के तैयार हुए, और इन दोनों में पूरे दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसा नहीं था कोई एक कंट्री पार्टिसिपेट की। जो भी लायक साइंटिस्ट थे, हालांकि साइंटिस्ट तो सभी लायक होते हैं, लेकिन जिसको अप्रूवल मिल जाए कि हाँ ये वाकई में कुछ इन्होंने अच्छा काम किया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्लांट में जिन्होंने स्टडी किया, अपना काम किया, हालांकि प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को बॉटनिस्ट कहा जाता है और एनिमल की स्टडी करने वालों को जूलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ICBN नेमिंग करेगी प्लांट की, ICZN नेमिंग करेगी एनिमल्स की। अब ये बात तय हो गई। इस बात को बताने के अलावा कैरोलस लिनियस ने एक और बात कही। क्या कही? कहा कि अगर नेमिंग करना है तो उसके क्या होने चाहिए? कुछ रूल्स होने चाहिए जनाब, नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम उठा के कुछ भी रख दो। हाँ, ये मनमौजी वाला काम नहीं। अगर नामकरण करना है तो उसके क्या होने चाहिए? कुछ नियम। पहली बात बताते हैं, कहते हैं कि अगर नामकरण आप कर रहे हैं तो नाम ऐसा रखिएगा जो कि बोलने में आसान हो, छोटा हो। पहली बात तो नाम छोटा हो और बोलने में क्या हो? आसान हो। जैसे मान लीजिए जोंक है, जोंक देखा होगा, गांव में बच्चे गढ़ई में चला, भैंस को उतार दिए हैं, भैंस को नहला रहे हैं गढ़ई में, जोंक चिपक गया पैर में, मछली पकड़ ले गया, जोंक चिपक गया। और जोंक धीरे धीरे खून को चूसता रहता है, छोड़ता नहीं जल्दी, इतनी जल्दी, पैरासाइट है। या अगर मूवी देखी हो अपरिचित, उसको जोंक उसके ऊपर छोड़ देता है। तो जोंक का अगर नाम सुनिए तो उसका नाम है हिरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा। अरे वाह, छोटा नाम होना चाहिए, कितना छोटा है, बढ़िया। तो हाँ, ये हम लोग के लिए हो सकता है, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो हमारे लिए हिरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा थोड़ा टेढ़ा नाम लग रहा है, या ट्रिटिकम वल्गैरी थोड़ा टेढ़ा नाम लग रहा है। लेकिन ये चूंकि नाम रखते समय तो सबसे पहले नाम क्या बोला गया कि नाम क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग नाम रख दो। अब उन्होंने अपने हिसाब से आसान ही रखा होगा। छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए बोलने में, ताकि साफ साफ लोग बोल पाए। दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात कहा गया है कि जब भी जीनस का नाम लिखा जाएगा, उसके नाम का पहला अक्षर जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल। जैसे मान लो अगर मेढक लिखना है तो तुमने लिखा राना टिग्रीना, ऐसे लिख दिया मान लीजिए, तो यहां पर राना क्या होगा? कैपिटल से। या आपको कैपिटल से लिखना पड़ेगा, कैपिटल से।
और जो जीनस है वो कैसे लिखना पड़ेगा, पहला अक्षर स्मॉल से, ये नियम है। और साथ ही साथ एक और नियम है कि जीनस को क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन। अगर जीनस को अंडरलाइन नहीं किया तो गलत लिखा हुआ है नाम उसका। बात सुन जाई। आप कहेंगे अरे सर छोटी सी लाइन तो नहीं खींचे हैं, बड़ा कौन सा बड़ा गलत कर दिए। बहुत बड़ी गलती है। किसी अगर बच्चे का नाम अंकित हो और बोर्ड की मार्कशीट में एक और लिख के चला है, उसमें अंकिता लिख दे, अब सेम है, लड़का से लड़की हो गया 2 मिनट के अंदर। तो ऐसे में क्या है कि छोटी छोटी बातें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं मनमौजी है, खींचे तो खींचे, नहीं खींचे तो कोनो बात नहीं। हालांकि छोटी क्लासेस में टीचर ध्यान भी नहीं देते हैं 11th-12th में, लेकिन बाकी क्लासों में ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो कुछ भी पढ़ दो। तो ऐसे में आप बताएंगे कि यहां पर ये राना टिग्रीना में जो जीनस का नाम है उसको क्या करेंगे, हमेशा अंडरलाइन। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात में कहते हैं कि क्लासिफिकेशन करने का, एक क्लासिफिकेशन लिखने का एक स्टाइल है जिसको कहते हैं हिराकी स्टाइल। हिराकी स्टाइल का मतलब क्या है, हिराकी स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे तुमने क्लासिफिकेशन किया तो यहां पर एक खास बात आप देखेंगे। हिराकी स्टाइल, हिराकी स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे डिवाइडेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखा किंगडम, क्या लिखा, किंगडम। ऐसे किंगडम के बाद अगर आपको सब किंगडम लिखना है तो अब इसके यहां से नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया सब किंगडम, ध्यान से देखते जाइएगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया सब किंगडम तो ये गलत तरीका है, ये गलत वे है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। इसको लिखने का अब सही तरीका क्या है कि इसको थोड़ा तिरछा लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे, तिरछा। जैसे यहां पे लिखा किंगडम तो इसके नीचे लिखेंगे अब सब किंगडम, यहां से सब किंगडम यहां से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, फाइलम, फाइलम और तिरछा लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे। फिर लिखना है क्लास, क्लास और तिरछा लिखेंगे। यहां पे अंडरलाइन आप मत कीजिएगा, मुझसे गलती से हो गया, यहां क्लास। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑर्डर, फिर तिरछा लेके जाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फैमिली भी बहुत लोग लिखते हैं लेकिन आप सीधा जीनस लिखिए, जीनस। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, ये जो सीक्वेंस है, ये जो अभी नीट का एग्जाम हुआ है उसके पिछले वाले एग्जाम में, यानी जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है 2021 में ये पूछा हुआ है भैया। ये चीज आ गई थी नीट में, बड़ा मजा आ गया बच्चों को, अरे क्या पूछा है। पेपर जब बनता है ना नीट वगैरह का तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं एकदम छोटे छोटे, ताकि जो आगल पागल गए हैं इसे सौखिया पेपर देने वो भी कह रहे 4-5 क्वेश्चन हम भी सही करके आए, हाँ थोड़ा उनके दिल के तसल्ली के लिए। तो आप बताएंगे कि ये जो तिरछा लिखने की कला है, ये जो तिरछा लिखा गया है, ये तिरछा लिखने की कला क्या कहती है, हिराकी स्टाइल। आज नेमिंग भी आपने करना सीख लिया। अब हम यहीं पे अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप देखेंगे कि लीनियस ने केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट में और एनिमल्स में। अभी एक और साइंटिस्ट आएंगे, एक नया नाम आर.एच. विट्टेकर, उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरीज में नहीं बल्कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए आप पूरी मेहनत से लगे रहिए, पढ़ाई को अपने जारी रखिए और हमारे इस चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलविदा।